नमस्कार साथियों, आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का, और साथ में क्रैमर रूल क्या होता है करके। ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल क्या है ये देख लेते हैं। इनवर्स मैट्रिक्स का क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हम देखते हैं तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अगर देखना है तो ये हमारे पास क्या होता है। देखो, अगर ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, सपोज लेट ए बी अ मैट्रिक्स, जो जनरल डेफिनेशन निकल के आती है इनवर्स की क्या है, सपोज ए बी अ मैट्रिक्स एंड बी अ मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू बी बराबर आई हो जाए। ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड अ मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट सच दैट ए इंटू बी बराबर आई। ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट करेगी कि अगर ए इंटू बी बराबर आई हो जाए, इक्वल टू बी इंटू ए कह सकते हैं आप इसे, देन ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल। ए इज कॉल्ड इनवर्टिबल मैट्रिक्स and B is called inverse of A, inverse of A। ठीक है, डिनोटेड बाय, ये बेसिक डेफिनेशन होती है इसकी, A टू द पावर -1 जो आपका B के बराबर होगा। ये तो इनवर्स क्या होता है उसकी एक नॉर्मल डेफिनेशन है जिसको हम जानते हैं। ठीक है, इनवर्स ऑफ A डिनोटेड बाय A टू द पावर -1, hence A टू द पावर -1 इक्वल्स टू B। क्लियर? अब ये तो बेसिक डेफिनेशन है मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है उसकी डेफिनेशन। और दूसरा एक मेन पॉइंट ये भी होता है, अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होती है, ठीक है, तो उसका डिटरमिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा। जब डिटरमिनेंट 0 नहीं है तभी उसका इनवर्स यहाँ पर पॉसिबल होता है। ठीक, चलिए, और अब इसका दूसरा मेथड इनवर्स निकालने के लिए, यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट मेथड से अगर a इंटू बी आई है तो a इनवर्स इक्वल टू बी हो जा रहा है। दूसरा इनवर्स निकालने के लिए आप क्या यूज करते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये मेथड हम यूज कर रहे हैं। a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये इसका मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ये चीज तो चलिए, ये यहाँ से इनवर्स एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका मालूम है, डिटर्मिनेंट निकालना मालूम है, तो यहाँ से हम इनवर्स निकाल लेते हैं। तो इनवर्स का पता चला, फिर हमारे पास बारी आती है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय इनवर्स मेथड। इनवर्स मेथड से इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप, ठीक है, इनवर्स मेथड यहां से क्या मान लिया, ax प्लस बी वाई या a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। ये जो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस मतलब इनके राइट हैंड में कोई ना कोई नंबर है जीरो के अलावा, जिनके राइट हैंड में जीरो हो जाएगा वो फिर होमोजीनियस हो जाती है। b3y प्लस c3z बराबर d3, ये मान लिया इक्वेशन है। तो आप सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम क्या करते हैं, पहले एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख देते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और इधर आपने एक्स वाई जेड लिख दिया जिसकी वैल्यू निकालनी है। और राइट हैंड में ये जो d1 d2 d3 है, इससे राइट हैंड में लिख दो d1 d2 d3। ठीक है, इसको बोल देते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स ए नाम दे देते हैं। और ये जो लिखा गया है एक्स वाई जेड, इसे कैपिटल एक्स मान लो, राइट हैंड वाली को बी, तो यहाँ से एक्स जब निकालना है यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो ए इनवर्स इंटू बी इसे लिखा जाता है, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी। तो ये तरीका है, आपको पहले आपने ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स से मैट्रिक्स बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाती है। ये है
इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं इनवर्स मेथड से। ठीक है, इनवर्स की एक प्रॉपर्टी खास रहती है, अगर ए इंटू ए दो मैट्रिक्स दे रखी है ए बी, इनवर्स की एक प्रॉपर्टी है कि ए बी का होल इनवर्स अगर कहीं पर देखना है तो कितना आता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। दूसरा ए इनवर्स का अगर आप इनवर्स करेंगे तो दोबारा ए आएगा। अगला ए इनवर्स का जो ट्रांसपोज होता है वो ए ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर भी होता है। ठीक है, ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज किसके इक्वल, ए ट्रांसपोज के इनवर्स के इक्वल हो जाता है। तो ये सब हमने चीजें पढ़ रखी है, तो एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवाइज जैसा हो जाता है। फिर बारी आती है इसके बाद क्रैमर रूल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल से आप कैसे इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं ये देखना है। अगर कोई तीन इक्वेशन आपके पास है तो क्रैमर के अकॉर्डिंग आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्रैमर के अकॉर्डिंग इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, मान लो वही a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2 और a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये तीन इक्वेशंस हैं। तो क्रैमर के अकॉर्डिंग आप कैसे सॉल्व करते हैं। फिर से सबसे पहले क्या करो, एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगी, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से को लेंगे, इसे कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहेंगे, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ये क्या हुआ, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनी है। ठीक है, सबसे पहले ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे जिसको डेल्टा नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, डेल्टा। समझ रहे हैं, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट लिख लिया आपने, इसे डेल्टा नाम दे दिया। फिर क्या करेंगे, दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे, दूसरी मैट्रिक्स जिसका नाम होगा डेल्टा वन। डेल्टा वन क्या होगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी कि इस मैट्रिक्स के पहले वाले कॉलम में a1 a2 a3 हट जाएंगे, इसमें d1 d2 d3 आ जाएंगे। तो चलिए ये है d1 d2 d3, फिर है b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये आ गया। फिर है डेल्टा वन मैट्रिक्स आई, देन अब आप डेल्टा टू मैट्रिक्स निकालेंगे। डेल्टा टू का मतलब है कि इसका सेकंड कॉलम छोड़ना है, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका सेकंड कॉलम छोड़ना है, उसकी जगह d1 d2 d3 आना है। ये है a1 a2 a3, ये है d1 d2 d3, बाकी क्या है c1 c2 c3, ये डेल्टा टू आ गया। फिर आपने ऐसे डेल्टा थ्री निकालना है। डेल्टा थ्री क्या होगा कि जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका तीसरा कॉलम छोड़ना है, और इस तीसरे कॉलम में ये पहला कॉलम a1 a2 a3, दूसरा b1 b2 b3, तीसरा कॉलम c1 c2 c3 छोड़ना है, इसकी जगह d1 d2 d3 आएगा। यानी जो राइट हैंड में d1 d2 d3 है, इसे एक एक करके पहले कॉलम पे लिखना है, फिर दूसरे कॉलम पे, फिर तीसरे कॉलम पे, और सभी का डिटरमिनेंट निकाल लेना है। तो यहाँ से आप डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों कैलकुलेट कर ले जाएंगे। जब डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री आपने तीनों कैलकुलेट कर लिए, तो फिर यहाँ से वैल्यू हो जाती है एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाती है अकॉर्डिंग टू क्रैमर। एक्स इक्वल टू होता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई इक्वल टू होता है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और जेड इक्वल टू होता है डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। डेल्टा बोल दो, या इसको डी से भी, या इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल्टा बोल दिया या कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर दें, या इसे आपने D1 कह दिया, इसे D2 कह दिया, D2 कह दिया, इसको D3 कह दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास वही क्या है, D1 अपॉन डी, y इक्वल टू D2 अपॉन डी, z इक्वल टू D3 अपॉन डी। तो यहां से आप x y z फिर ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्रैमर रूल है, यहाँ पर आपके इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं होती क्रैमर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्रैमर रूल से कैसे इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ये आया। तो चलिए
अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन काफी रहेगा इस चीज को समझने के लिए, इक्वेशन का इनवर्स और इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रही है उसको जानने के लिए, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड आपको सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ढूंढना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ढूंढना है। पहली इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस जेड। देखो पहली इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस जेड किसके इक्वल है, इक्वल टू 7। दूसरी इक्वेशन है x प्लस 3z इक्वल टू 11। तीसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1। सभी को आता ही होगा ये क्वेश्चन। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देनी है। तो क्या कर सकते हैं भाई, सबसे पहले इनके कोफिशिएंट क्या है, 1 2 1। इधर x का कोफिशिएंट 1, इसमें y नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0, z का कोफिशिएंट 3 हो गया, इसमें x का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट -3 है, z नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 आ गया। और किसकी वैल्यू निकालनी है जी, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक्स वाई जेड आ गया, और यहाँ क्या आ गया, 7 11 1। तो गौरव भाई समझ में आया आपके, आ रहा है? ठीक। तो यहाँ पर 7 11 1 लिख दिया। तो ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स एक्स है और ये मैट्रिक्स बी है। तो यहां से एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो यही तो आप काम कर रहे हैं। ये मैं मैट्रिक्स इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसका बता दे रहे हैं। तो इसमें इस सवाल में इनवर्स भी कवर हो जाएगा और कैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल रहे हैं वो भी कवर हो जा रहा है, ठीक है। चलिए, फिर क्रैमर रूल तो बहुत आसान है, डिटर्मिनेंट ही निकालना है, 3 बार डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब 4 बार निकालना है। एक बार मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, एक बार फिर एक एक करके ये कॉलम हटते जाएंगे, इसकी जगह 7 11 1 आते जाएगा, उनका डिटरमिनेंट निकालेंगे, D1 D2 D3 करके आपस में डिवाइड करोगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो x इक्वल टू, साथियों यहाँ पर a इनवर्स इंटू बी है। अब आपको सबसे पहले यहाँ a इनवर्स निकालने के लिए पहले आप क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। a का डिटरमिनेंट कैसे निकालिए, चलिए 1 ले लिया, जिस रो कॉलम आ रहा छोड़ दो, 0 इंटू 0 0, 3 3 जा 9, -9 है तो इसे +9 हो जाएगा। फिर माइनस का 2 आ गया, जिस रो और कॉलम आ गया छूट गया, 1 इंटू 0 0, 2 3 जा -6, देन प्लस का 1 आएगा, रो कॉलम हट जाएगा, -3 -0 हो गया। तो ये बनेगा आपके पास 9 1 जा 9, और ये 2 इंटू 6 12 हो गया, माइनस का 3 हो गया, ठीक है ना। तो 12 और 9 मिला के 21, यानी हटा दो इसके, 9 -3 6, 12 और 6 18। तो इसका डिटरमिनेंट 18 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0, और ये 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जब चले डिटरमिनेंट आ गया, अब एक्स की, अब क्या करना है आपको, एक एक करके इनवर्स से निकालने के लिए। अब ए इनवर्स होता क्या है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता रखा था, उसको यूज कर लेते हैं। अब देखो जिसे नहीं भी पता है, वो जिसने नहीं देखी होगी क्लास देख लेना। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, देखो ये जो मैट्रिक्स दे रखी क्या है, 1 2 1, ऐसे लिख दो, 1 2 1 1 0 3, फिर 2 -3 0। चलिए अब थोड़ा जगह चाहिए, इसको हटा देते हैं, और ये राइट हैंड में 7 11 1 था, इसे सब हटा देते हैं। ये मैट्रिक्स जैसे थी वैसे ही नोट करी। अब इसके ठीक नीचे दोबारा पहली और दूसरे रो को नोट कर लो, 1 2 1 1 0 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, फिर अगली ट्रिक क्या, अब ये जो दो कॉलम है इनको आगे लिख दो ऐसी, 1 1 2 1 1, मतलब जो शुरू के दो कॉलम है इसे दोबारा लिख देना है, 2 0 -3 2 0, ठीक है। इसके बाद पहली रो पहला कॉलम छोड़ देना है। अब जो बचे हैं इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे इनको आपस में, ठीक है। तो जो जो वैल्यू आएंगी वो एडजॉइंट के नंबर आते रहेंगे, वो हमारे पास कोफैक्टर्स आते जाते हैं। चलिए पहला क्या आएगा, 0 इंटू 0 0,
पहला नंबर 0 इंटू 0 0, इधर -3 इंटू 3 -9, 0 से -9 को माइनस करेंगे तो प्लस का 9 हो गया। ठीक है, दूसरा क्या आएगा 3 टू 6 -0 6 हो गया। अगला 1 टू 3 -3 0 -3 हो गया। ठीक है, ये जो नंबर आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, कोफैक्टर आते जा रहे हैं सब। फिर इनमें इंटू किया -3 और ये 0। ठीक है, फिर आगे इंटू कर लेते हैं 0 इंटू 1 0 और -2। फिर इधर इंटू कर लीजिए 2 टू 4 और ये -3 यानी 4 + 3 7, 2 टू 4 हो गया, 1 इंटू 3 -3 -+3। फिर इधर देखते हैं 2 3 6 -0, 1 इंटू 1 1 -3 -2 हो गया। इनमें इंटू किया आपने 1 इंटू 1 1 3 1 जा 3, 1 से 3 को माइनस करेंगे -2। ठीक है, अब इनमें कर लो 1 इंटू 0 0, 0 से 1 इंटू 2 2, 0 -2 फिर से -2। ये कोफैक्टर हो जाते हैं। इन्हीं को इसी का ट्रांसपोज कर लेंगे तो वो एडजॉइंट बन जाता है। समझ गए, ये एडजॉइंट निकालने का एक शॉर्टकट तरीका। तो क्या बनेगा 9 -3 6, सॉरी ट्रांसपोज करना है ना, 9 6 -3 -3 -2 7 6 -2 -2। ये बन गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2। ठीक है, ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है। तो इनवर्स निकालोगे, हेंस ए इनवर्स हो जाएगा 1/18 इंटू 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2। जब आपको एडजॉइंट का अगर आपको ये शॉर्टकट मेथड है तो सवाल बड़ा नहीं है, सवाल छोटा ही है फिर, क्योंकि ये शॉर्टकट तरीका भी है ना इस क्वेश्चन को करने का, इस वजह से। तो ये ए इनवर्स आ गया। अब ए इनवर्स आ गया, देन आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। इसलिए एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी हो जाता है। ए इनवर्स है 1/18 है, 9 -3 6 6 -2 -2 -3 7 -2 इंटू बी। और बी की जगह जो मैट्रिक्स है वो क्या लिखी थी हमको, बी की वैल्यू दी हुई थी 7 11 1। जो राइट हैंड वाली मैट्रिक्स थी उसको बी कहा जाता है। अब इंटू कर दो इसे, 1/18 है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन शुरू हो गया। पहली रो पहला कॉलम 9 7 जा 63 -33 +6। ठीक है, पहले से पहला एलिमेंट, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा। फिर सेकंड रो पहला कॉलम 6 7 जा 42 -2 इंटू 11 -22 -2 इंटू 1 -2। मतलब रो से कॉलम का मल्टीप्लाई होता है। पहली रो से पहला कॉलम, देन सेकंड रो से पहला कॉलम, फिर तीसरी रो से पहला कॉलम करेंगे। -3 7 जा -21 प्लस 11 7 जा 77 माइनस का 2 आ गया। तो ये है 1/18 और इनको आपस में माइनस कर दो। अंदर माइनस करो तो पहला नंबर बनेगा 36 63 -33 63 से इसको माइनस करेंगे 30 30 + 6 36 हो जाएगा। दूसरा नंबर बनेगा 42 -22 यानी कि 20 20 -2 18। तो पहला नंबर क्या बन गया आपका 36। दूसरा क्या बना 20 -2 18। तीसरा क्या बनेगा 21 और 2 मिला के 23 77 -23 यानी 54। 18 से डिवाइड कर दो तो 18 2 जा 36 18 1 जा 18 18 3 जा 54। तो ये पहला नंबर, ये ही वैल्यू एक्स की है और ये वैल्यू वाई हो जाता है और ये जेड की वैल्यू हो जाती है। तो ये इसके आंसर है एक्स वाई जेड। तो नॉर्मल तरीके से हमने कैसे इक्वेशन सॉल्व करी, एक्स वाई जेड के तरीके ये करने का। यूकेपीएससी मैथ्स लेक्चर की क्लास मैम वो शुरू होगी ऐप में।
उसके लिए ना उसमें ऐप में बता रखा है कि केवल 2000 रुपीज शायद फर्स्ट मंथ का उसमें चार्ज बता रखा है। उसके बाद उसको जो कोर्स की फीस है उसके बाद नेक्स्ट मंथ से वो सबमिट करनी होगी। उसमें पहला फर्स्ट मंथ उसमें एज ए ट्रायल के रूप में लिया है, बाकी 2000 रुपये लेस होके फिर वो आगे अगला कोर्स चलना है उसमें। ठीक है, ऐप में उसको भी मॉर्निंग शुरू कर देंगे, या फिर आप लोगों की बच्चों की राय जो होगी, सभी साथियों की जो भी सीखने हैं छात्र हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। या तो इवनिंग में शाम को रखेंगे या फिर मॉर्निंग पे रखेंगे। शाम को मतलब 7 बजे बाद, या फिर मॉर्निंग में इससे पहले। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 3 आ गई। इसका ये पॉलिटेक्निक लेक्चर और यूपीपीएससी लेक्चर का सिलेबस काफी कुछ अलग है दोनों का ना। इस वजह से दोनों कुछ मैट्रिक्स वाला टॉपिक तो चलिए सेम है, इसलिए मैंने पहले ये टॉपिक उठा लिया था। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी इसमें और उसके सिलेबस में अंतर बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी क्लास अलग ही होगी। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, x2 y1 z3 आ गया। ये हमने इक्वेशन सॉल्व करी। चलिए अब यहां पर बारी आती है इन्हीं ये जो इक्वेशन सॉल्व करी इनका नेचर, इक्वेशन का नेचर। तो नोट हो गया होगा, फिर लिखते हैं नेचर ऑफ इक्वेशन। नेचर ऑफ इक्वेशन, नेचर ऑफ इक्वेशन भी जानना है इसमें। नेचर ऑफ इक्वेशन में क्या है कि कब इनके सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होंगे, कब इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, नेचर में जानना है हमको, यानी जो इक्वेशन आप सॉल्व कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है, कब उनके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे, कब उनके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कब उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, जैसे हम बात कर रहे हैं कोई इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1, और दूसरी लिख रहे हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। अच्छे, जो मैंने अभी लीनियर इक्वेशन सॉल्व कराई, एक क्वेश्चन काफी है क्योंकि हमने पहले भी ये चीजें पढ़ रखी है ना, इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग, अब बाकी क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ, आप उससे करते रहिएगा, कुछ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सॉल्व करने का तरीका बता दिया, रिवाइज करा दिया। अगर ये इक्वेशन दे रखी तो इनका नेचर चेक करना है। तो नेचर का मतलब यहाँ दो चीजें आती है, एक है कंसिस्टेंट और दूसरा है इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होगा कि इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, एक्स वाई जेड की को जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन हो जाती है। ये क्या है, नो सॉल्यूशन का केस है अगर आप इनकंसिस्टेंसी देखते हैं। तो कंसिस्टेंसी क्या है, ये सॉल्यूशन, यहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो सॉल्यूशन कैसे कैसे एग्जिस्ट करते हैं, कब यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने का मतलब दो तरीके के सॉल्यूशन होंगे, या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन क्या है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, अगर सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स दी है इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो। A1 B1 कोफिशिएंट मैट्रिक्स की, C1 A2 B2 C2 A3 B3
C3 का सबसे पहले क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। फिर कैसे डी निकालते हैं डिटरमिनेंट, कैसे D1 निकाल रहे हैं, कैसे D2 निकाल रहे हैं, कैसे D3 निकाल रहे हैं, आपको मैंने अभी बताया था। D1 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसकी जगह पर D1 D2 D3 डालना है। D2 निकालने के लिए इसको छोड़ना है, इसकी जगह D1 D2 D3 डालना है। D3 निकालने के लिए इसको छोड़ना है, तीसरा कॉलम, इसकी जगह D1 D2 D3 डालना है, और देन इनका डिटरमिनेंट निकाल देना है, ठीक। तो इसमें पहला केस क्या है कि अगर डी की वैल्यू जीरो नहीं आए, यानी डिटरमिनेंट जो है इसका नॉट इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो जाए, तो इस सिचुएशन में जो इक्वेशन होती है वो कंसिस्टेंट होती है, और इनके पास जो सॉल्यूशन होते हैं वो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। इफ डी नॉट इक्वल टू जीरो, देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड यूनिक सॉल्यूशन, इनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये नोट्स हैं आपके पास। अगर डी जीरो नहीं है तो इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनका यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है इनका, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक एक वैल्यू आएंगी और वो कैसे निकलेंगी, x बराबर d1 बाई डी, वाई इक्वल टू d2 बाई डी, और z इक्वल टू d3 बाई डी। ये मैंने आपको बताया, ये इसका यूनिक सॉल्यूशन का मामला है, पहला केस, ठीक है। दूसरा है इसी में कि अगर d की वैल्यू जीरो आ जाए और D1 D2 D3 ये सारी वैल्यू भी जीरो आ जाए, सारे डिटरमिनेंट, तो भी वो कंसिस्टेंसी की ही कहीं केस होता है, और उस समय इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इस बात को, इस पॉइंट को हटा देते हैं, अब सेकंड पॉइंट नोट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा इसका सेकंड केस, इफ d इक्वल टू जीरो एंड D1 D2 D3, D1 कॉमा D2 या इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 इक्वल टू जीरो, D भी जीरो आ जाए और ये डिटरमिनेंट भी जीरो हो जाए, तो ये भी कंसिस्टेंसी है, तो इस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। देन इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंसी के नीचे लिखा है तो आप समझ रहे होंगे। अगर डी की वैल्यू भी जीरो है, क्रैमर रूल से समझाया जा रहा है इसको, D1 D2 D3 इनकी वैल्यू, ये सारे डिटरमिनेंट भी जीरो हैं, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का केस है। इस सिचुएशन में इक्वेशन कंसिस्टेंट होती है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब पता है सवाल क्या बनता है, जैसे कई बार क्वेश्चन दिया होगा, इसके बोला कोई मतलब तीन इक्वेशन दी होंगी, बोला इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यहाँ पर जैसे कहीं पर कोई ये तो कोई नंबर दिए होंगे जैसे 2 3 1, इस तरह से कोई नंबर दे देंगे, कोई एक आध नंबर बीच में नहीं दिया होगा, उसकी जगह k लिख देगा या लैम्डा लिख देगा, बोलेगा कि अगर ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखते हैं, सॉरी इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखते हैं, या इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ध्यान रखना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर रखे, k की वैल्यू आ जाएगी। इन केस नहीं आई तो फिर आपको क्या करना है, D1 D2 D3 इनकी वैल्यू भी जीरो होती है, इनमें से किसी एक को जीरो कर दो तो तब k की वैल्यू आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हो सकता है d की वैल्यू जीरो करेंगे, एक इक्वेशन बनकर आ गई, फिर तो D1 D2 D3 एक एक करके इनको जीरो करने की कोशिश करेंगे, तब कोई दूसरी इक्वेशन मिलेगी, ऐसे सॉल्व करके k आ जाएगा। या फिर डायरेक्टली कहीं पर एक आध सिंगल वेरिएबल होंगे एक आध ही, तो सीधे सीधे d बराबर जीरो करके k की वैल्यू आ जाती है। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमको क्या करना है, डिटरमिनेंट को जीरो के बराबर करना है। समझ गए बात को, ये इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डी जीरो करना है। ये फैन ऑन चला देना यहाँ, ठीक है। चलिए अब तीसरा केस है, तो यही कंसिस्टेंसी में यही दो केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और उसके बाद फिर नो, अगला है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंसी आपकी नो सॉल्यूशन का केस बनता है। तो ये क्या होता है इसको जानते हैं। अब नो सॉल्यूशन का मामला क्या है इनकंसिस्टेंसी का, कि अगर डी की वैल्यू जीरो हो जाए, ये क्या है देखो, यहां पर भी डी जीरो होगा, इनकंसिस्टेंसी यानी नो सॉल्यूशन के लिए भी डी जीरो होगा, लेकिन
at least one of the determinant is non-zero. If d equals to 0 and at least one of the determinant d1 और d2 और d3 इज नॉट जीरो। आप समझ रहे हैं बात को? मतलब कि D1 D2 D3 में से एटलीस्ट कोई ना कोई डिटरमिनेंट तो जीरो नहीं होगी। हो सकता है दोनों ना हो सकता है तीनों ना हो, ठीक है, हो सकता है D1 D2 D3 कोई भी जीरो ना हो तो भी चलेगा। मतलब एटलीस्ट ऐसी कोई ना कोई डिटरमिनेंट जरूर आएगी D1 D2 D3 में से जिसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में इन इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन के नाम से जाने जाएंगे। मतलब इक्वेशन के पास सॉल्यूशन नहीं होंगे, कहने की सीधी सी बात तो ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है, कई छात्र जब क्या करते हैं कंफ्यूज करते हैं कि भाई इसमें भी डी जीरो है इसमें भी डी जीरो, भाई है, ठीक है ना। बट यहाँ का जो डी है उसके लिए उसके बाद D1 D2 D3 देखते हैं, वो भी अगर जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनते हैं। लेकिन इनकंसिस्टेंसी नो सॉल्यूशन में डी तो जीरो होगा बट D1 D2 D3 में से कोई ना कोई डिटर्मिनेंट ऐसी होगी जो जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। एटलीस्ट हो सकता है तीनों जीरो ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, एटलीस्ट वन तो होगी होगी। तो इस तब उसके सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। तो ये इक्वेशन का नेचर था, कंसिस्टेंसी का क्या है हिसाब और इनकंसिस्टेंसी का हिसाब क्या है करके इसमें। तो नोट कर लीजिए इसे। हाँ, एक बात और, ये जो मैं बात बताई आपको, ये इक्वेशन जो होती है ना, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, हाँ, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। मतलब जिनके राइट हैंड में D1 D2 D3 मतलब कोई ना कोई नंबर लिखा है तो वो नॉन होमोजीनियस हो जाती है। जिनके राइट हैंड में सारे कोफिशिएंट जीरो हो जाएंगे यहाँ पे, वो होमोजीनियस इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। ये अंतर है होमोजीनियस में और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में यहाँ पर सब जीरो होंगे, ये नॉन होमोजीनियस है तो यहाँ पर D1 D2 D3 रहेगा, मतलब कोई ना कोई नंबर रहेगा। तो चलिए अब हटाएं इसको। चलिए इसके बाद बारी आती है अब होमोजीनियस इक्वेशन। अगर होमोजीनियस इक्वेशन होगा तो उसमें क्या मामला होता है देखो। होमोजीनियस इक्वेशन क्या होंगी होमोजीनियस इक्वेशन? राइट हैंड में जीरो, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू जीरो। दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर जीरो। तीसरी है a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू जीरो। साथियों ये होमोजीनियस इक्वेशंस हैं। इसका नेचर पढ़ना है कि कहां पर कैसे सॉल्यूशन होंगे, कहां पर कैसे सॉल्यूशन के पास नहीं होते, ठीक है। चलिए फिर से वही, इनका डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे इक्वेशन का? ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3
C3, ये हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला। ठीक है, अब कहानी क्या है देखिए, अगर इक्वेशन आपके पास होमोजीनियस है, अगर ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है, पहला केस, इफ डी नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होती है, तो जो इक्वेशन होंगी इनके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। देन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो ऐसे इक्वेशनों के पास यूनिक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, या जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं। तब इस सिचुएशन में इनके जो सॉल्यूशन होंगे वो x y z की वैल्यू 0 0 0 के नाम से जानी जाएगी। x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू भी 0, z की वैल्यू भी 0। और याद रखेंगे, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ट्राइवियल सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्राइवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ट्राइवियल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड TRIVIAL, ट्राइवियल सॉल्यूशन। तो देखिए, ये ट्राइवल सॉल्यूशन की कंडीशन बताई मैंने आपको। ऐसे सॉल्यूशन जो होते हैं ट्राइवल सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए क्या है, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। इक्वेशन आती है, बहुत बार पूछी जाती है, कुछ सवाल पूछा जाता है कि भाई तीन इक्वेशन दी होंगी, जहां कहीं पर एक जगह जैसे A2x B2y C2z A3x B3y, यहाँ KZ दे दिया, बोला इसका ट्राइवल सॉल्यूशन है, तो K की वैल्यू बता, K की किस वैल्यू के लिए ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे करके। तो चार ऑप्शन देगा, K नॉट इक्वल टू दिस, K नॉट इक्वल टू दिस, K नॉट इक्वल टू दिस। तो आपको डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 करेंगे तो ऑब्वियसली जो भी रिजल्ट होगा K नॉट इक्वल टू दिस में चलेगा। ठीक है, तो पता लगा के की उसी वैल्यू जो के नॉट इक्वल दिस मींस के की ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब ये है इस वैल्यू के लिए ट्राइवल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, बाकी अदर के लिए मिलेगा, उसका मतलब ये हो जाता है। तो ध्यान रखना, ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, और यूनिक सॉल्यूशन ही ट्राइवल सॉल्यूशन कहलाता है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में। होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में ही ट्राइबल और नॉन ट्राइबल चल रहा होता है। ठीक है, दूसरा केस, केस नंबर सेकंड, इफ डी इक्वल टू 0, आप लोग साथ ही साथ जो ये लेक्चर टीचमेंट में चल रहा है, आप लोग नोट्स भी बनाते रहे इसका। ठीक है, क्योंकि ये ऐप हमारा अपना नहीं है, परचेज किया हुआ ऐप है दूसरे से। इनका कब कौन सा मूड चेंज हो जाता है इसके बारे में इनका पता नहीं चलता है, कब कौन सा लेक्चर हटा देते हैं, कब क्या करते हैं ना। इसके साथ 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 ही जितने भी जुड़े हैं वो क्या करेंगे, इसमें नोट भी करते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, अपना मतलब जब भी आपको टाइम मिलता है, ये जो लेक्चर के नोट्स हैं इसको भी आप बनाते रहिए अपनी कॉपी में। इफ डी इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू 0 है, देन इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो यहां पर नो सॉल्यूशन का केस नहीं होता है। ठीक है, ये होमोजेनियस इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन में या तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। मतलब ये दोनों कंसिस्टेंसी का ही मामला इधर होता है, इधर इनकंसिस्टेंसी एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब होमोजेनियस इक्वेशन होगी तो उसका नो सॉल्यूशन नहीं होता, उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, या यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट होगा, दो वैरायटी के सॉल्यूशन है। इफ solution and solution are called non-trivial।
and these solution are called नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को नॉन ट्राइवल या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन कहते हैं, और नॉन जीरो भी कहा जाए इसको, नॉन जीरो सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन या फिर नॉन जीरो सॉल्यूशन कहते हैं। तो साथियों, ट्राइवल सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और नॉन ट्राइवल के लिए डिटरमिनेंट शुड बी जीरो, इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये चीज। तो क्रैमर रूल की मदद से इक्वेशनों का नेचर भी हमने जाना, ट्राइवल सॉल्यूशन की कहानी क्या है और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन की कहानी क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने ये सब चीजें जानी। ठीक है, अब हमने इक्वेशन का जब नेचर हम पढ़ रहे हैं तो पता होगा हमको, ये चीज हम रैंक मेथड से भी ढूंढते हैं, मैट्रिक्स में रैंक के मेथड से भी आप लोग ट्राइवल नॉन ट्राइवल ये सब ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरह का, इसी क्रम में चलो एक क्वेश्चन भी मैं आपको देता हूं, फिर रैंक मेथड से भी ट्राइवल नॉन ट्राइवल को डिस्कस करेंगे अगर टाइम लगा तो। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन लिखेंगे क्या? पहला क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, दैट मीन्स नॉन ट्राइवल का मामला है। सच दैट ए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। दूसरा लिखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। तीसरा है एक्स प्लस वाई प्लस सी जेड इक्वल टू जीरो। देन द वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1, सॉरी प्लस नहीं, माइनस होगा यहाँ पे, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी होगा, सॉरी 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 शक्ति, 1 माइनस सी, इस पूरे की वैल्यू बतानी है। अगर क्या बोल रहा है इक्वेशन, एक्स वाई जेड के पास नॉट ऑल जीरो, सब जीरो नहीं है, दैट मीन्स नॉन ट्राइवल, यहाँ पर नॉन ट्राइवल भी लिख सकता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन दे रखी है आपको, तीन इक्वेशन। तो बोल रहा है वैल्यू ऑफ 1/1 माइनस ए, 1/1 माइनस बी, 1/1 माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन है जीरो, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी, चौथा ऑप्शन है 1/a b c। तो अब आप लोग इसको, आप देखो, आगे सॉल्व करने के लिए चलाओ कॉपी पेन, पेन चलाइए, ये क्वेश्चन आप लोग करिए। 2 मिनट का आपके पास टाइम है, फटाफट जितनी जल्दी आप, एक प्रैक्टिस आप भी करो। आपको बता रखा नॉन नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो आप इसका डिटरमिनेंट करो, डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो करिए। ठीक है, फिर उसकी मदद से इस पूरे की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। करो, नहीं आएगा मैं बताऊंगा, करिए।
करिए, कोशिश करिए। आगे आंसर गुड, किसने आंसर दे रखा है देखें। अच्छा अच्छा, करिए। अभी जैसे हमने इसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा, इसमें ये हमारा लेक्चरर का भी सिलेबस है। तो कुछ कुछ पार्ट तो मैच कर जाता है ये पॉली लेक्चरर और यूपी ट्रिपल एससी लेक्चरर का, कुछ कुछ हिस्सा, और कुछ कुछ चीजें पूरी अलग है ना। तो अभी तो फिलहाल जो चल रहा है वो सब दोनों का सेम सिलेबस का ही चल रहा इसमें। ट्राइवल सॉल्यूशन का एक नाम और भी हुआ, इसको नल सॉल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि सारे सॉल्यूशन 0 0 0 आ रहे होते हैं। हाँ, इस बात का भी ध्यान रख सकते हैं। जो आपके ट्राइवल सॉल्यूशन होते हैं उससे आप नल सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। बना। क्या करो, बात समझ में आ रही है क्या करना है करके? ठीक है, पहला काम क्या करना है, इसका डिटरमिनेंट करो भाई। इसमें नॉन ट्रैवल बोला ना, तो डिटरमिनेंट क्या है, ए 1 1 1 बी 1 1 1 सी इक्वल टू 0 कर दो। क्रॉस, अब इसको सॉल्व कर लो। ए ले लिया, बी इंटू सी -1, माइनस का 1 ले लिया, रो कॉलम छोड़ दिया, 1 इंटू सी, सी -1, एंड देन 1 ले लिया, रो कॉलम छोड़ दिया, 1 माइनस बी इक्वल टू 0 करेंगे। तो ये आएगा आपका ए बी सी बनेगा, माइनस ए माइनस सी माइनस माइनस +1 एंड +1 एंड देन माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास क्या बन रहा है, एक एबीसी हो गया। एबीसी की वैल्यू बनेगी, देखो ए उधर भेज दो, ए प्लस बी प्लस सी, एबीसी को उधर भेजा, +2 उधर भेजेंगे तो -2, एबीसी -2, ये एबीसी की वैल्यू बन गई यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी -2, जब हम इसका डिटरमिनेंट 0 कर रहे हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको क्या ढूंढना है, 1/1 माइनस ए प्लस 1/1 माइनस बी प्लस 1/1 माइनस सी की वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है,
तो इस पूरे का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। तो ऊपर क्या आएगा, देखिए 1 माइनस ए से 1 माइनस से हटेगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी प्लस 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस सी प्लस इससे ये हटेगा तो 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। एलसीएम लेना सभी को आता होगा, लॉस ऑफ ओ, लघुत्तम समाप्त वर्ग। चलिए इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे इस पूरे का, जब हमने एलसीएम लिया अब इसको मल्टीप्लाई कराओ, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके अब हमें क्या मिल रहा है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3 माइनस ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। मतलब मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर 3 1 1 1 3 बार आएगा, 1 इंटू 1 यहाँ पर आएगा, 1 इंटू 1 यहाँ पर आएगा, 1 इंटू 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। प्लस जब इंटू करेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, जिसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया, a प्लस b प्लस c अलग कर दिया। प्लस अब बचेगा a, जैसे a से b इंटू होगा, यहाँ से a भी आएगा, तो यहाँ पर 1 माइनस से 1 माइनस सी था, यहाँ से ए बी आएगा, यहाँ से ए सी आएगा, यहाँ से बी सी आएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा माइनस के, तो माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी आएगा प्लस के, मतलब माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ से बी इंटू सी बी सी आएगा, यहाँ से ए इंटू सी ए सी आएगा, और यहाँ से ए इंटू बी ए बी आएगा, ठीक है। अपॉन में क्या है, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी, अपॉन में भी सारा मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 माइनस ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी बनेगा, ए बी सी वाले एक साथ कर देना, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, अपॉन में भी बन रहा, माइनस का ए बी सी बन रहा, तीनों का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस ए बी सी। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके मतलब आपस में देखो, ऊपर मल्टीप्लाई करो ये बनेगा, नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एबीसी की वैल्यू आई है आपके पास, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू आया, प्लस टू माइनस टू आया है, तो उसे एबीसी जहां जहां पर एबीसी आया है एबीसी की वैल्यू ये डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एबीसी की वैल्यू रख दो, तो ये बन जाएगा 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो ये ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए बी सी, ए बी सी की जगह क्या रख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू, चलिए ये यहाँ प्लस टू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे ये भी माइनस का ए प्लस बी प्लस सी है, और माइनस से इंटू करेंगे तो इसको अलग कर दो, इसको प्लस कर दो, ठीक है, चलेगा ऐसा काम, ब्रैकेट खोल दिया। अब ए बी सी और ए बी सी मिला के माइनस के 2 ए बी सी हो गए, ठीक है, 2 और 1 मिला के 3 हो गया ऊपर का, और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी जो यहाँ आया वो ऊपर भी आया है, देख रहे हैं, तो नीचे भी वही आ गया अब जो ऊपर है, 2 और 1 मिला के 3 हो गया, एबीसी मिला के 2 एबीसी हो गया, ए बी बी सी ए सी ए बी बी सी ए प्लस ए सी यहाँ भी है, तो ये पूरा सा पूरा सीधे धन धनाधन कट गया, तो यहाँ पर आया 1। तो ये जो सवाल पूछा था इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। हाँ 1 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो फाइनल आंसर बहुत बढ़िया, आपने सॉल्व भी किया है, इसका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन में अब आपको घर से करने के लिए भी दूंगा, आप लोग जहां जहां पर बैठे हैं, ऑफिस स्कूल घर जहां भी है, तो क्वेश्चन सॉल्व भी करने की कोई इसको करिएगा। इफ x इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड, y इक्वल टू ए जेड प्लस सी एक्स, जेड इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, ये दे रखा है एज ए नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन है 0 -1 1 एंड 2।
ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2abc कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या, इक्वेशन क्या दे रखा है, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। यहाँ एक्स इक्वल टू दे रखा, तो पहला काम करेंगे इनको इधर भेज लेंगे, ठीक है ना, एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड बराबर 0। दूसरा हो जाएगा y माइनस ए जेड माइनस सी एक्स इक्वल टू 0। अगला z माइनस बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। देन आप नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 करिएगा और फिर ये कंडीशन बनाने की कोशिश करना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है सभी के पास, तो आप लोग इसको जरूर करना है सबने घर पे। इसी क्रम में फिर मैं आपको थोड़ा सा रैंक मेथड के अकॉर्डिंग भी ये बता देता हूं कि सॉल्यूशन का, इक्वेशन का नेचर कैसा होता है करके। चलिए अब बारी आती है अभी हमने क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी जानी, अब रैंक मेथड से कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी कैसी होती है उसको जानते हैं। ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय रैंक मेथड। ठीक है, रैंक मेथड से कंसिस्टेंसी का क्या रोल है देखते हैं। देखो मान लो कुछ इक्वेशन आपके पास दी है, सपोज के लिए ये लिख दिया a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। मैं तीन इक्वेशन ले रहा हूँ, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, तीन से ज्यादा भी वेरिएबल हो सकते हैं x y z। ठीक है, दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। तीसरी है a3x b3y c3z बराबर d3, ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस क्या लिखो, यहां पर देखो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है a1 b1 c1, a2 b2 c2 और a3 b3 c3। चलिए अगर हम इसे ax इक्वल टू b के फॉर्म में लिख देते हैं तो भैया x का मतलब यहां पर फिर x वाली मैट्रिक्स आएगी है, b का मतलब है d1 d2 d3। तो आप समझ रहे इसका नाम क्या है, मैट्रिक्स ए, ये है आपके पास मैट्रिक्स ए, समझ गए। ठीक है, अब यहां पर एक नई मैट्रिक्स बनाई जाती है जिसे आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स। वो कैसे बनती है, ये उसे, ये सिंबल उसका है आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ए बी। दैट मीन्स आपने क्या करना है, ए वन, वो क्या लिख दे रहा हूं, देखिए क्या बनती है आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, क्या बनेगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 d1 d2 d3, यानी जो राइट हैंड का d1 d2 था उसे भी यही लिख दिया, इसको हमने नाम दे दिया आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ए बी। ठीक है, इस पूरे को मतलब यानी कि हम मान लेते हैं मैट्रिक्स सी, क्या मान लेते हैं, मैट्रिक्स इक्वल टू सी नाम दे दिया, लेट आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स ए बी बराबर सी। ठीक हो गया, तो एक अब हमारे पास दो मैट्रिक्स है, यहां से यहां तक की जो मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स ए होगी और ये जो पूरी मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स सी होगी, यानी आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी बोलेंगे या मैट्रिक्स सी बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे कि अगर इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स ए बी यानी कि सी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंट मैट्रिक्स, आर्गुमेंट मैट्रिक्स की रैंक और मैट्रिक्स ए की रैंक दोनों बराबर हैं, तो ये क्या होती है, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो इक्वेशन यहां पर क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी अगर हो जा रहा है तो इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, अब कंसिस्टेंस में दो केस होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। तो इसमें देखिए क्या है कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स और ये किसके इक्वल है,
इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, अननोन मतलब एक्स वाई जेड। रैंक मैट्रिक्स की रैंक भी उतनी ही है जितनी आर्गुमेंट मैट्रिक्स की रैंक है, और वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ अननोन। जैसे मैंने आपके पास तीन इक्वेशन लिखी थी एक्स वाई जेड, वहां पर तीन अननोन थे, तो वहां पर यानी नंबर ऑफ अननोन वहां पर 3 हो जाएंगे। अगर तीनों बराबर हैं तो इस सिचुएशन में जो सॉल्यूशन होगा वो, भाई कंसिस्टेंसी का तो केस है क्योंकि रैंक बराबर है, तो लेकिन कंसिस्टेंसी में दो मामले हैं ना, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर ये दोनों बराबर हैं, ये नंबर ऑफ अननोन के बराबर हो रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है। then this is condition of unique solution, this will be condition of unique solution। तो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा साथियों वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन अगर हो जाएगा तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। दूसरा मान, सेकंड केस, चलिए उसे ऊपर लिख दे रहे हैं, हटाइए। सेकंड केस ये है, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी लेस देन नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन, मतलब रैंक दोनों के बराबर तो होगी होगी, ठीक है, लेकिन जो रैंक होगी वो नंबर ऑफ अननोन से कम होगी। जैसे नंबर ऑफ अननोन 3 थे एक्स वाई जेड, बट रैंक 3 से कम अगर आ जाएगी तो इस सिचुएशन में इक्वेशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होंगे वो ऐसे सिचुएशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? तो ये दो मामले हैं कंसिस्टेंसी में रैंक के मेथड से, ठीक है। अब बारी आती है इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी क्या होती है भाई, रैंक बराबर नहीं होगी तो इनकंसिस्टेंस। इफ रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स, then it has inconsistency। तो इसके पास इनकंसिस्टेंसी है, यानी इक्वेशन या ऐसी सिचुएशन में इनकंसिस्टेंस है। इनकंसिस्टेंस का मतलब नो सॉल्यूशन, यानी कि नो सॉल्यूशन। तो ऐसे इक्वेशन के पास फिर यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं आते हैं। तो ये समझ में आया होगा कि कंसिस्टेंसी क्या है और इनकंसिस्टेंसी क्या है। रैंक मेथड से कंसिस्टेंसी क्या होती है और इनकंसिस्टेंसी क्या होती है इसके बारे में आपको बताया, ठीक है। अब फिर बारी आती है इसी का होमोजीनियस इक्वेशन होगी, उसमें क्या है, और होमोजीनियस इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन के लिए क्या होता है देखो, होमोजेनियस इक्वेशन तो क्या होती है, बस ये फॉर्म होती है उसकी, इक्वेशन की फॉर्म होती है a इंटू एक्स बराबर 0, ठीक है। ये होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म होती है ए एक्स इक्वल टू 0, यानी राइट हैंड में सब 0 0 होंगे, ठीक है। सॉल्यूशन जिसके राइट हैंड में सारे वैल्यू 0 होते हैं वो आपकी होमोजेनियस इक्वेशन हो जाते हैं। होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के पास या तो ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। ट्राइवल मतलब यूनिक सॉल्यूशन, फिर या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यहाँ नो सॉल्यूशन का केस होता ही नहीं है। तो यहाँ क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए होगी तो उसमें देखें, इफ रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यहाँ आर्गुमेंट मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ध्यान रखें, क्योंकि राइट हैंड में सब 0 0 0 है, कैसे बना लोगे, तो केवल मैट्रिक्स ए के रैंक का ध्यान निकालनी है बस। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, number of unknown, then the system has only trivial solution।
ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन, मतलब ये सब यहाँ कंसिस्टेंसी का ही मामला है, यहाँ केवल कंसिस्टेंसी होती है बस, ठीक है, ओनली कंसिस्टेंसी ओनली, यहाँ केवल कंसिस्टेंसी होल्ड होती है होमोजीनियस में बस। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, तो सिस्टम है जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ओनली ट्राइवल सॉल्यूशन। ट्राइवल सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे होंगे, 0 0 0, ओनली 0 सॉल्यूशन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ठीक है, ट्राइवल सॉल्यूशन या फिर यूनिक सॉल्यूशन। और x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, ये इसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है, पहला केस। दूसरा मामला आया, इफ रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन, ए की रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम अगर आ जाए, जो मैट्रिक्स ए की रैंक है वो नंबर ऑफ अननोन से अगर कम आ जाएगी, तो इस सिचुएशन में जो इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देन इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। साथियों यहां पर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, सॉरी लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो जाएगा, तो जो इक्वेशन है उसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, जिसको नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन कहते हैं। और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में भी इक्वेशन का नेचर आपको बताया। तो चलिए आज की क्लास, अब विदा लेने का समय आ गया, आज की क्लास यहीं पर होल्ड होती है, ठीक है। तो जो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए भी मैंने दिया है, आप उस क्वेश्चन को भी जरूर करिएगा, ठीक है। तो नोट्स आप प्रॉपर इसके नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐप का कोई भी जो है, या हमारे हाथ में ऐप के भी आप पे कुछ भी नहीं है, इस टीचमेंट ऐप के भी आप पे, केवल हम इसको पढ़ा ही सकते हैं पेड करके, ठीक है ना। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसमें फिर हमारे हाथ में इसमें कुछ नहीं है, तो इसलिए आप लोग साथ ही साथ नोट्स अपना बनाते रहें, जब जब आपको टाइम मिलता है आप इसको लेक्चर सारे नोट भी करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल या कल की क्लास में फिर मिलते हैं। और इसमें लगातार क्लास तो नहीं लेनी है, मैंने 4 से 5 क्लासेस लेनी है हफ्ते में, जिस दिन ऑफ होगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है।